हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दे रखा है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी कि कॉपर मेटल जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा है कि जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो उसमें कॉपर मेटल हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है। तो यानी कि इसका मीन्स कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। और हमारे पास इसका रीजन दे रखा है कि इन इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो है कॉपर 2 पॉजिटिव की वो नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास जो इसका रीजन दे रखा है ये फॉल्स है, क्योंकि जो 3D सीरीज हम देखते हैं उसके अंदर कॉपर मेटल अकेला है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारे पास असर्शन है वो ट्रू स्टेटमेंट है और रीजन है वो फॉल्स है। तो हमें यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, क्योंकि ई नोट की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है कॉपर की वो होती है प्लस 0.34 वोल्ट, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी। और सेकंड के अंदर दे रखा है कि ई नोट सेल शुड हैव ए पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन। यदि हमें किसी सेल कोई सेल फंक्शन कर रही है तो उसके लिए ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। यदि सेल फंक्शन कर रहा है तो वहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रोड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारे पास ई नोट सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहाँ पे रीजन है इसका कि ई कैथोड लेस देन ई नोट एनोड, कि एनोड की वैल्यू ज़्यादा रहेगी कैथोड से, जो कि हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की असर्शन हमारे पास ट्रू है और रीजन यहाँ पे फॉल्स है। हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि जो ई नोट सेल की वैल्यू होती है उसके अंदर फॉर्मूला होता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि कैथोड की वैल्यू ज़्यादा वाली होती है और एनोड की वैल्यू कम वाली होती है। तभी हमारे पास क्या आएगी। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ऐसा होता है कि ई नोट सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर दे रखा है कि ई नोट वैल्यू ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ये हमें पता है कि कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी आया था 0.34 वोल्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गया। अब इसका रीजन दे रखा है कि कॉपर हैज हाई एटोमाइजेशन एंथैल्पी एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, वो पॉजिटिव किस वजह से आती है कि इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाती है, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है और ये इस फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 में दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करते जाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। जैसे ही हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो पर यूनिट एरिया उसके अंदर आयंस, कंडक्टिंग आयन कम होते चले जाएंगे। अब इसका रीजन दे रखा है कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम हम एरिया कह रहे थे, उसमें क्या आएगा पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ कंडक्टिंग आयन क्या हो जाएंगे डिक्रीज। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और ये सेकंड जो रीजन दे रखा है फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे, ये फर्स्ट ये जो अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था सेम उसी क्वेश्चन को है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके दे रखा है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को इस स्टेटमेंट के तरीके से भी पूछा जा सकता है और इसका रीजन को भी अलग तरीके से वही सेम लिख रखा है यहाँ पे। जैसे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन ए सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। तो इसमें भी ये लिखा है कि डाइल्यूट करते जाएंगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन जो है उसके अंदर करंट कैरिंग आयंस कम होते चले जाएंगे। तो यहीं पे सेम स्टेटमेंट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखी। तो ये सेकंड जो रीजन दे रखा है फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमने डाइल्यूशन के क्वेश्चन उठा रखे हैं। अब इसमें रीजन कह रखा है कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो,
जब उसकी कंसंट्रेशन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखा था, हम उसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन जब जीरो को अप्रोच करेगी, वैसे जीरो तो हो नहीं सकती, लेकिन जीरो को जो अप्रोच करेगी तो मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तब हम उसको उस समय क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारे पास डी बाई हक्कल इक्वेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे उसको कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन इसका फर्स्ट स्टेटमेंट से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है कि मोलर कंडक्टिविटी, ये ए नहीं, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स सो ए शार्प डिक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। यानी कि डाइल्यूशन का क्वेश्चन है ये भी। हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दे रखा है, हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर हमने ले रखा था, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, शार्पली डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो ये मोलर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी कभी भी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज नहीं होती है। तो हमारे पास जो एसर्शन है वही स्टेटमेंट क्या हो गई, एसर्शन हमारा हो गया फॉल्स। तो एसर्शन फॉल्स होते ही हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा एसर्शन फॉल्स और रीजन है ट्रू। तो यहाँ पे भी लिख रखा है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, एक शार्प इंक्रीज शो करती है, ना कि शार्प डिक्रीज शो करती है। ठीक है, इसमें यही हमारी करेक्शन था। यदि यहाँ पे डिक्रीज की जगह इंक्रीज आएगा तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ओबिटेन्ड बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द, यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी है, ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन अनरूट कंसंट्रेशन कर्व ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन की पावर हाफ लिखी है, इसका मीन्स अनरूट को हमने कंसंट्रेशन के अंदर ले रखा है, ये कंसंट्रेशन को अनरूट में ले रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास अब इसका रीजन दे रखा है, स्टेटमेंट ट्रू है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये डी बाई, अब यहाँ पे इसमें दे रखा है कि जो हमारी लैम्डा नोट एम, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ओबिटेन्ड बाय यूजिंग कोलार्स लॉ। हम कोलार्स लॉ का यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट डी बाई हक्कल इक्वेशन के अंदर फेल हो जाता है, तो फिर हम कोलार्स लॉ का यूज करके उसको करेक्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब जब दोनों एक दूसरे एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रखा है कि मर्करी सेल डज नॉट गिव स्टेडी पोटेंशियल। स्टेडी पोटेंशियल का मीन्स है कि कंटिन्यू हमें एक ही पोटेंशियल देता रहे। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे स्टेडी पोटेंशियल। तो यहाँ पे मर्करी सेल की बात कर रहा है, डज नॉट गिव। अब मर्करी सेल के लिए एक पॉइंट आता है जब हम उसको पढ़ते हैं कि मर्करी सेल लाइफ टाइम सेम पोटेंशियल्स देता है। जब तक मर्करी सेल चलेगा उसका पोटेंशियल सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा असर्शन ही फॉल्स हो गया। और रीजन में कह रहा है कि इन द सेल रिएक्शन आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन सॉल्यूशन। तो रीजन तो यहाँ पे ट्रू है, लेकिन हमारा असर्शन फॉल्स हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असर्शन फॉल्स है और हमारा रीजन क्या है, ट्रू। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के असर्शन में दे रखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। जब हम NaCl का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि हमने ब्राइन सॉल्यूशन दे रखा है। NaCl के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन है हमारे पास, ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो उसमें हमें क्लोरीन गैस मिलेगा एनोड के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा ये क्लोरीन गैस। अब इसके रीजन में कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर ओवर वोल्टेज। अब यदि हमें उसको वाटर को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं वहाँ पे, यानी कि इतनी अमाउंट में हमें वहाँ पे ओवर वोल्टेज देनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। यदि हमें एनोड के ऊपर क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस। भाई नॉर्मल जब वोल्टेज देंगे तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे, क्लोरीन गैस। और यदि ऑक्सीजन चाहिए तो हमें ओवर वोल्टेज करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है और इसका ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन, किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का
रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक AC सोर्स होना चाहिए। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे AC सोर्स, और हमें इसका रीजन दे रखा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ DC सोर्स इज यूज। यदि हम वहाँ पे DC सोर्स यूज़ करेंगे तो उस आयनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू दे रखा है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है कि जो हमें यदि रेजिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम वहाँ पे हमेशा AC सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। DC की यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन चेंज होने लग जाएगी, यानी कि हाई अमाउंट में उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा तो वहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी सॉल्यूशन की, और फिर हम वहाँ पे रेजिस्टेंस ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा A। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसके असर्शन में दे रखा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा है? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। जो जिस मेटल का साल्ट हमने ले रखा है, जैसे हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया तो मेनली हम उसके अंदर उसी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। और वहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एज एट कैथोड, और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी नहीं वहाँ पे, तो ये हमारे पास कैथोड के ऊपर तो रिलीज नहीं होगी, तो हमारे पास असर्शन हमारा हो गया फॉल्स। असर्शन हमारा फॉल्स हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में कॉपर डिपॉजिट होता है, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर लिबरेट नहीं होती है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर है हमारे पास द रिएक्टिविटी फॉर ए सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर। यानी द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बता रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जब हमने उसकी लेंथ ले रखी है 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जैसे हम बताएं हमने एक कंडक्टर ले लिया, उसकी लेंथ ले ली 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कितना ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी, यानी तब हम उसको क्या कहेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी, तब हम उसको उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की भी यूनिट हो गई ओम मीटर। स्टेटमेंट तो दोनों हमारे पास ट्रू है, लेकिन ये यहाँ पे इसमें यूनिट की बात कर रहा है, ऊपर में डेफिनेशन की बात कर रहा था। तो दो ये जो हमारा रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कह रहा है कि ऑन इंक्रीज डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास जो हमारा असर्शन है यही फॉल्स हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास असर्शन हो गया यहाँ पे फॉल्स, और हमारा रीजन दे रखा आगे। अब एक ही ऑप्शन बच गया, यदि हमारा असर्शन फॉल्स हो गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असर्शन रॉन्ग है और रीजन ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहा है कि जब असर्शन के अंदर गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट, ऐसा रस्ट यानी ऐसा आयरन जिसको ऊपर हम क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर दें। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो जिससे आयरन तो रस्ट होने से बच जाता है। ठीक है, अब इसमें अंदर कह रहा है कि जिंक हैज ए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, आयरन से ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिंक का। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। हम आयरन को रस्ट से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन के अंदर जिंक की लेयर करते हैं उसके ऊपर, और रीजन में भी कह रहा है कि हम जिंक उसके ऊपर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और हमारा जो रीजन है, रीजन भी क्या कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारे लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक मेटल का ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, आयरन के ऊपर उसकी लेयरिंग करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर असर्शन में दे रखा है कि इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड एंड कैथोड आर रेस्पेक्टिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड एंड कैथोड, एनोड के ऊपर जैसे हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं LOAN, यानी कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है।
और उसको हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज के साथ। अब तो इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये क्या कह रहा है, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से इस याद करने वाली ट्रिक से पता चल रहा है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और उसके ऊपर नेगेटिव। तो हमारा एसर्शन जो है यहाँ पे ट्रू हो गया। अब देखते हैं रीजन एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। हमने यहाँ पे बताया कि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, और सेकंड वाली फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनोड दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर एसर्शन दे रखा है गैल्वेनाइज आयरन डज नॉट रस्ट और जिंक हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन Fe। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हमारे पास दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और एसर्शन रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एसर्शन दे रखा है। ये हमारे पास एक एसर्शन के अंदर सेल को रिप्रेजेंट कर रखा है। लेफ्ट साइड में निकल है, राइट साइड के अंदर गोल्ड दे रखा है हमें, और ये बीच में जो डबल लाइनिंग होती है साल्ट ब्रिज की होती है। अब इसके अंदर कह रहा है कि फॉर दिस सेल EMF इज 1.75 वोल्ट इफ, यदि इस सेल की EMF कितनी होगी, 1.75, और कब होगी, यदि इफ गोल्ड ई नोट वैल्यू फॉर गोल्ड इज 1.50 एंड ई नोट वैल्यू फॉर निकल इज -0.25। ये हमारे पास एसर्शन दे रखा है। और रीजन में कह रहा है कि EMF ऑफ दिस सेल इज ई नोट कैथोड माइनस ई एनोड। तो फॉर्मूला भी हमारे पास सही दे रखा है। और यदि इस फॉर्मूले के अंदर हम ये दोनों वैल्यू पुट करें, हमारे पास निकल है और हमारे पास गोल्ड दे रखा है, दोनों को यदि वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारे पास एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया गोल्ड, दोनों की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.75 वोल्ट। तो ये हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एसर्शन दे रखा है, उसमें कह रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर मीटर। यानी कि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन दे रखी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस है उसके रेजिस्टेंस को कहेंगे जब उसकी लेंथ होगी 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा 1 मीटर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसका रीजन भी हमारे पास ट्रू है, क्योंकि इसमें ऐसा यूनिट दे रखी है रेजिस्टिविटी की 1, यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट भी करेक्ट दे रखी है मीटर। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसमें यूनिट की बात कर रहा है, इसमें डेफिनेशन। स्टेटमेंट दोनों ट्रू है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे दे रखा है एसर्शन क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर साल्ट लाइक KCl KNO3, हमें पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट दो साल्ट दे रखे हैं। कह रहे हैं कि ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये किस में यूज़ करते हैं हम इनको, साल्ट ब्रिज के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है कि साल्ट ब्रिज के अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे जैसे KCl KNO3। अब इसका रीजन में कह रहे हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैन ईजिली बी फिल्ड इन द यू ट्यूब। ये जो हमारे पास यू ट्यूब होती है, यू शेप की साल्ट ब्रिज होती है, ये यू शेप्ड होती है, और इसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को भरते हैं और इसके यहाँ पे ओपनिंग के ऊपर कॉटन लगा देते हैं ताकि वो बाहर ना निकले। और इसके अंदर ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है अगर जेल के साथ मिक्स करके इसके अंदर डालते हैं। तो ये हमारे पास साल्ट ब्रिज हो गया। साल्ट ब्रिज के अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। स्टेटमेंट पहला ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि इजीली फिल कर पाएंगे, इसलिए हम डालते हैं ये ताकि उसकी मोबिलिटी ठीक बनी रहे। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे क्या करेंगे, दोनों सेल को न्यूट्रल रखने की कोशिश करेंगे। तो दोनों एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेल को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर दे रखा है कि EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर द सेम फॉर सेल। सेल के लिए EMF और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होते हैं। तो हमारे पास एसर्शन ही फॉल्स हो गया, दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग कंडीशन के अंदर बोले जाते हैं। अब हमारे पास रीजन में कह रहा है, अब यदि स्टेटमेंट ही हमारी फर्स्ट वाली फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।